यहाँ पे अगर 100 सेंटीमीटर है, अगर उससे ज्यादा का वर्षा हुआ तो उसमें क्या होगा, चावल उग जाएगा। ठीक है, चावल की जो यहाँ पे फसल है ना, 100 मीटर की जो यहाँ पे वर्षा है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की जो यहाँ वर्षा होगी, यहाँ वर्षा के अनुरूप बताया जा रहा है। भारत में जो खेती होती है ना, उसका मेन क्या रीजन है, वर्षा। जैसे कि हम लोग जाने, जैसे ही वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर होगी तो यहाँ चावल का खेती के लिए वो उपयुक्त रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे अगर 100 सेंटीमीटर से नीचे रहेगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अगर नीचे रहेगा तो यहाँ पे गेहूं के लिए उत्तम माना जाता है। अगर 70 से 75 अप्रोक्सीमेटली है, इसके बारे में देखेंगे हम एग्जैक्टली क्या है, बस ये अभी बताया जा रहा है। और इन दिनों के बीच संक्रमण मतलब होता है किसी चीज के बीच का टाइम, ठीक है, किसी चीज के बीच का समय को संक्रमण काल या संक्रमण क्षेत्र की बात करें। तो संक्रमण जो यहाँ पे काल है उसमें क्या हुआ ना, ज्वार, बाजरा आदि जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे उगाया जाता है। तो ये बीच का टाइम है, लेकिन मेनली जो हम लोग ये दोनों के बारे में देखेंगे। उसके बाद मोटे अनाज के बारे में चर्चा कर लेंगे कि क्या है, इसकी क्या कंडीशन है, कितना तापमान होना चाहिए, क्या इसकी स्थितियां हैं। भारत में कृषि विविधता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज का पहले मतलब हमको समझना है। ठीक है, कृषि विविधता का मतलब पता है सबको, विविधता मतलब पता है ना, डाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता मतलब क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स है, चलो इसको लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले बात करें तो वर्षा की, देखो सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है, भारत में कृषि विविधता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। मतलब भारत में जो कृषि की विविधता है, विविधता मतलब भारत में इतने टाइप की कृषि जो की जाती है ना, उसका रीजन क्या है, उसका मेनली रीजन किन सब फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास मेनली ये है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यही है, कौन सा, ये वर्षा की मात्रा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही है तो, कम हो रही है तो, या बीच की हो रही है तो। ये तीन फैक्टर है, इसमें या तो हम सबसे ज्यादा देखेंगे या कम देखेंगे या इक्वल देखेंगे, यानी कि मतलब एक टाइप से बीच का या संक्रमण क्षेत्र देखेंगे। तो ज्यादा हो गया तो यहाँ चावल का उत्पादन हो जाता है, थोड़ा सा बीच का थोड़ा से कम हो गया तो यहाँ गेहूं का, बीच का टाइम हो गया तो जायद मोटे अनाज वगैरह का यहाँ पे खेती होता है। तो अगर बात करें फर्स्ट फैक्टर का जो हमारे कृषि की विविधता को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वर्षा, कितना ज्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्या है, मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, जलोढ़, क्योंकि देखो ये फैक्टर जैसे चेंज होगा ना, फसल अपने आप चेंज हो जाएगा ना, बारिश कम होगा तो फसल भी चेंज हो जाएगा, कम वाला जो वहाँ पे कम, जिस फसल को कम चाहिए वो आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखो मिट्टी अगर चेंज हुआ तो मिट्टी के चेंज होने से क्या होगा ना, यहाँ पे फसल भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये सब क्या कर रहा है, एक टाइप से इफेक्ट डाल रहा है ना, प्रभावित कर रहा है ना हमारे किसको, कृषि के विविधता को, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। मेनली हम लोग जान रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, तो मतलब डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यही है, मतलब प्रभावित इफेक्ट क्या कर रहा है, देखो वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, और कृषि हम कैसे कर रहे हैं, इसकी पद्धति क्या है, क्या यह ट्रेडिशनल कृषि हो रही है, कृषि के प्रकार दिखाए थे ना, टाइप। हम अगर एक चीज पकड़ते हैं ना, उसी से रिलेट करेंगे ना, सारी चीज मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमको यहाँ पे हम देखते हैं, ट्रेडिशनल का देखते हैं। ट्रेडिशनल मतलब क्या था, जो परंपरा से स्टार्ट होता है, ट्रेडिशनल, ये एक ट्रेडिशनल है ना, तो ये परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है। तो सबसे ये जो है पुरानी कृषि होगी, देखो यहीं पे मिल जाएगा, सबसे ये क्या होगी, पुरानी कृषि होगी। और इसमें पुरानी कृषि होगी तो इसका मतलब अस्त्र शस्त्र जो होंगे वो भी क्या होंगे, इसके ट्रेडिशनल होंगे। अगर मान लो ये अस्त्र शस्त्र ट्रेडिशनल हो गया तो क्या होगा, ये लोग जो है खेती करेंगे तो इसमें क्या होगा, श्रम ज्यादा लगेगा, श्रम ज्यादा यानी कि लोग ज्यादा लगेंगे, क्योंकि उनका औजार जो है ना, औजार क्या है, बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है, तो इससे क्या होगा, उत्पादन जो है इनका कम आएगा। देखो चारों पॉइंट हमको एक ही चीज से मिल गया ना, देख रहे हो, एक पॉइंट कैसे दूसरे से रिलेट कर रहा है। पहला पॉइंट हम सिर्फ ट्रेडिशन लिए, सिर्फ हम परंपरा लिए, तो परंपरा से देखो यहाँ सबसे पहले पुराना चीज आ गया, पुराना जैसे आया तो अस्त्र भी इनका पुराना होगा, अस्त्र पुराना होगा तो उनका जो है खेती में जो है बहुत ज्यादा लोग लगेंगे और मेहनत यानी श्रम ज्यादा लगेगा, और श्रम जैसे ज्यादा लगेगा क्योंकि इनका सामान जो है पुराना है, इसलिए इनको उत्पादन जो पहले उत्पादन होगा, जो अभी जो उत्पादन हम लोग का हो रहा है प्रेजेंट में व्यापारिक कृषि में, उसके बनस्पत क्या होगा, ये उत्पादन में कमी आएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट पकड़ो मेन पॉइंट, और उससे क्या करो ना, टच करवाओ दूसरे पॉइंट को, फिर कोरिलेट करो हर चीज को, तब याद होगा। ठीक है, ये तरीका होता है। अगर हम चाहेंगे ना इस चीजों को रट लें तो नहीं, हम इतिहास रट सकते हैं, इंग्लिश रट सकते हैं, हिंदी रट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना हम लोग का अप्लाइड चीज नहीं होता है। ठीक, लेकिन इसमें ज्योग्राफी में देखेंगे हम, ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स हो गया,
साइंस हो गया, ठीक है, ये सारे चैप्टर। और तुम पॉलिटी भी ले लो, पॉलिटी भी रट ही सकते हैं, लेकिन पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं तो उसमें क्या होता है, अप्लाइड चीज होता है। जैसे यहाँ हम अप्लाई किए ना इस चीजों को, हमने तो याद नहीं किया, बट हमारी ये एक ट्रेडिशनल चीज जो है, अगर इसको हम पकड़ते हैं ना, तो हम जाके सीधे सारे जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे, सारा आंसर लिख लेंगे। तो हर चीज को क्या करो ना, 2 मिनट उस पर सोचो। अगर हम इसको पहले याद करने से पहले ना एक बार सोचो कि लिखा हुआ क्या है। हम बहुत बारीक से सोच के समझ के लिखा, देखो हर लिखा हुआ है ना, स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं कि तुमको डायरेक्ट, हम सबसे पहला चैप्टर हम क्या पढ़े थे, संसाधन के बारे में पढ़े थे ना, और बहुत ज्यादा डिटेल में था। एससीईआरटी एनसीईआरटी उल्टा हो गया तो उसमें नहीं है, लेकिन इसमें देखिए संसाधन बहुत डिटेल में पूछा गया था, बताया गया है, और हम लोग बहुत मेहनत से समझे उस चीजों के बारे में। अब क्या चाह रही हो, वो मेहनत बर्बाद हो जाए? नहीं ना। तो मेहनत तो कंटिन्यू करने के लिए ना इन सब चीजों पर ध्यान दो, छोटा छोटा चीज ध्यान दो, तभी ये सब सारा चीज हो पाएगा, ठीक है। फॉर्मल तरीका बताते हैं पढ़ाई में, क्योंकि फॉर्मल अगर पूरी तरह हो जाए ना तो हर चीज समझ में नहीं आएगा, और नींद लगेगा क्लास में, बहुत ज्यादा नींद लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि हम जो है ना, हम इस चीज को झेल चुके हैं, हमको पता है टीचर कौन ज्यादा बोर करता है, कौन ज्यादा क्या करता है। हम खुद बोरिंग टीचर से पढ़ना ही नहीं चाहते थे ना, हम अपने आप को बहुत नीचे से सुधारे हैं, इसलिए ना हम समझ सकते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि क्या कमजोर बच्चा का प्रॉब्लम है, कहाँ बेसिक रूप में प्रॉब्लम है। कोई बच्चा अगर नहीं बोलता है, कोई नहीं हंसता है, तो प्रॉब्लम क्या है, वो अगर अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत है, हम ये सोचते हैं। उसके बाद सोचते हैं चलो ये 4 फैक्टरों को हम देखते हैं ना, तो हम अच्छे से कनेक्ट। आइडियल कंडीशन होना बहुत जरूरी है फसल के उत्पादन में। तो भारत में पर्याप्त रूप से ये कंडीशन हमारे पास है, हमको देखने से ही लग रहा है ये सारा चीज अवेलेबल है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है ना, बात करेंगे तापमान का, तो देखो यहाँ तापमान जो है उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जानते हो ना, कल समझाए थे सूर्य की रोशनी के बारे में, कल या परसों समझाए थे ना। तो वो कटिबंधीय का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां सूरज आता है तो बारिश होने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां पड़ रही है, तो बारिश की रोशनी होगा तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, और टेम्परेचर अच्छा खासा होगा तो बारिश का पानी इवेपोरेशन होकर ऊपर जाएगा, और उससे क्या होगा ना, पानी हमारे पास आएगा, बारिश के रूप में बारिश का पानी आएगा, और क्या होगा, हम खेती यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे ही उष्णकटिबंधीय ये फसल है, इसका मतलब क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये फसल उगता जाता है, ठीक है। यानी कि कौन सी फसल, चावल, ठीक है। तो देखो यहाँ की बात करें तापमान का, तो तापमान यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तापमान की बात करें तो कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान होनी चाहिए, और ये कम से कम, उससे बढ़ सकता है, लेकिन इससे कम हुआ ना तो आइडल कंडीशन नहीं है, और उससे चावल का उत्पादन नहीं होगा। अगर बात करें बोते समय तो 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखो बोते समय, जिस टाइम हम उसको लगा रहे हैं ना, उस टाइम 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर देखो जो बढ़ रहा है तो 24 डिग्री, और जो पक रहा है ना दिस टाइम, तो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ये आइडल कंडीशन हो गया। अगर हम बात करें वर्षा का, तो वर्षा देखो 125 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होनी चाहिए, तभी है हमारे पास जो है क्या, चावल बहुत अच्छे से उपजेगा। फिर देखो मिट्टी के टाइप की अगर हम बात करें, तो मिट्टी का टाइप देखो यहाँ पे क्या है, जलोढ़ मिट्टी, पता है ना जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ उगती है, यही बंगाल, बिहार, यूपी की एरिया सब में। और सबसे पहले बताओ चावल उत्पादन में प्रथम कौन है, प्रथम राज्य कौन सा है, बताए थे एक दिन पढ़ाते पढ़ाते, बंगाल, पश्चिम बंगाल है सबसे ज्यादा, उसके बाद यूपी आता है, शायद बिहार चौथा, पांचवा या तीसरा नंबर पे है। तो बात करें हाँ मिट्टी की, तो मिट्टी यहाँ पे जलोढ़, चिका युक्त दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अब देखो यहाँ श्रम बल, और यहाँ पे श्रम बल यानी कि जो मानव के जो काम है ना उनका ज्यादा लगता है, श्रम ज्यादा यहाँ पे लगता है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट 1-2 लिख लो जो चावल के बारे में इंपॉर्टेंट है। पहाड़ पे जो लोग रहते हैं वहां पे चावल का उत्पादन नहीं किया जाता होगा, वहां पे किया जाता है, तो वहां पे सीढ़ी क्यों बनाया गया पहाड़ पे सीढ़ी, क्योंकि पानी को संरक्षित कर पाए ना, पानी को संरक्षित, क्योंकि वहां पे पानी जल्दी आता नहीं, आता भी तो वो लोग, क्योंकि ढलान है ना, पहाड़ में क्या होता है, ऐसे स्लोपिंग होता है ना, स्लोपिंग से जैसे आया पानी यहाँ से निकल जाता है, तो वो क्या करता है ना, सीढ़ी बनाया, ऐसे स्टेप बना दिया। स्टेप में बनने से क्या होता है ना, वो पानी को एक तरह से कंजर्व करता है, उसके साथ पानी रहता है, तो पानी की अवेलेबिलिटी करवाकर, ठीक है, पानी की वहां पे व्यवस्था करवाकर वो लोग क्या कर रहे हैं, चावल का उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, तो कैसे करते हैं चावल का उत्पादन, सीढ़ीनुमा खेती करके वहां पे कर सकते हैं। और देखो क्या कह रहा है, हाँ, और देखो दक्षिणी पठार के कुछ घाटी क्षेत्रों में भी ठीक है। चलो अब देखो